स्टूडेंट्स, 9th कक्षा में हम यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय चैप्टर पढ़ रहे हैं। कल हमने ज्यामिति से संबंधित कुछ परिभाषाएं लिखी थी। आज हम 5.1 प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। 5.1 प्रश्नावली में पहला है सत्य असत्य लिखिए। सत्य या फिर असत्य कथन लिखिए। इसके अंदर पहला है एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ये कथन है, ये सही है या गलत, इसकी जांच करनी। तो एक बिंदु लेते हैं, ये बिंदु ले, इससे हम रेखाएं खींचते हैं। तो ये रेखा मैंने खींच दी है वो बिंदु से, दूसरी भी खींच दी मैंने, तीसरी खींच दी। इस तरह से एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। लेकिन कथन में कहा गया है कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो ये कथन हो गया असत्य, असत्य हो गया। दूसरा, दो भिन्न बिंदु से, दो अलग अलग बिंदु से, तो दो भिन्न बिंदु से होकर, दो भिन्न बिंदु से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। यहाँ पे जो दो बिंदु लेते हैं, एक ए ले लेते हैं और एक बी, दोनों से होकर केवल एक ही रेखा खंड निकलेगा, एक बी। जबकि यहाँ पे दो भिन्न बिंदु से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं होती है। इन दोनों बिंदु से केवल एक ही रेखा जा सकती है, अनंत नहीं जा सकती। तो ये भी क्या हो गया, असत्य। आपको ये डायग्राम की चित्र भी बना लेने हैं। उसके बाद में तीसरा देखिए, इसमें तीसरा सवाल है एक शांत रेखा, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, ये कथन सत्य है। कारण भी देखते हैं, इसके नीचे की डायग्राम बनाते हैं। जैसे ये हमारे पास एक शांत रेखा है, इसको आप अनिश्चित दोनों तरफ बढ़ा सकते हो। इधर भी हम इसको बढ़ा सकते हैं और इधर भी हम इसको बढ़ा सकते हैं। इसलिए ये हमारे पास सत्य कथन है। चौथा कथन है यदि दो वृत्त बराबर हैं, वृत्त की बात हो रही है। डी में देखिए, यदि दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्या भी बराबर होगी। ये शाश्वत सत्य है। हम लोग सभी इसको जानते हैं कि दो वृत्त बराबर होंगे तो उनके सारे अंग भी बराबर होंगे। जैसे परिधि भी उतनी होगी, व्यास भी उतना ही होगा, त्रिज्या भी उतनी होगी। इनमें देखिए, अब आकृति में यदि ए बी बराबर पी क्यू है, ध्यान से देखें इसको। आकृति में यदि ए बी के बराबर है पी क्यू तथा पी क्यू के बराबर है एक्स वाई, तो ए बी बराबर एक्स वाई है। ये कथन है। पहले हम आकृति देखते हैं।
आकृति में सबसे पहले हमें ए बी एक रेखाखंड दिया है, उसके बाद में दूसरा रेखाखंड दिया है पी क्यू, और तीसरा दिया है एक्स वाई। ये 3 रेखाखंड दिए। यदि ए बी के बराबर पी क्यू है, चूंकि ए बी के बराबर है पी क्यू, समीकरण ए ये हमें दिया है, ए बी के बराबर पी क्यू यानी इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये, तथा पी क्यू के बराबर है एक्स वाई यानी इसके बराबर ये दिया है, तो इसमें एक चिन्ह लगा हुआ तो आप भी यहाँ एक चिन्ह लगाएंगे, और पी क्यू के बराबर दिया है एक्स वाई। समीकरण हो जाएगा दूसरा। अब यहाँ पे देखिए, तो जैसे इसके बराबर ये है, इसको हम मान लो 5 सेंटीमीटर मानते हैं, तो ये भी फिर 5 सेंटीमीटर। अब इसके बराबर ये है, तो ये 5 है, तो ये भी फिर 5 सेंटीमीटर होगी, तीनों बराबर होगी। तो समीकरण 1 और 2 से हमसे क्या पूछा गया है, 1 व 2 से हमसे पूछा गया है, इसलिए ए बी बराबर है, ए बी इधर से ले लिया, बराबर इनके बराबर ये भी है और ये भी, दोनों में से कोई सा ले सकते हो, हमें एक्स वाई लेना है, तो एक्स वाई, तो ये खत्म क्या हो गया, फिर सत्य हो गया। इस तरह से ये पहला सवाल था, सत्य और असत्य का। उसके बाद जो दूसरा सवाल इसमें आ रहा है, उसको देखिए ध्यान से। निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए, आपको इनकी परिभाषा लिखनी है। दूसरा सवाल है, उसमें प्रत्येक की परिभाषा लिखिए। उसके बाद में इसमें आगे और भी दिया है, क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता होती है। आपको इन परिभाषाओं के साथ में ये भी देखना है कि इस पद को समझाने के लिए और भी इसको परिभाषित करने की आवश्यकता है। जैसे चतुर्भुज की बात आ गई, तो यहाँ पे ऐसा बहुभुज जिसकी 4 भुजाएं हो, उसे हम चतुर्भुज कहते हैं। तो यहाँ बहुभुज आ गया है, तो बहुभुज को और परिभाषित कर दो। इस तरह से ये सवाल दिया गया है कि इन पदों को परिभाषित करने के लिए और पदों की आवश्यकता है क्या, या और परिभाषित करने की आवश्यकता है क्या, वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे। तो सबसे पहले समांतर रेखाओं की बात कर रहे हैं। दूसरा सवाल है, इसमें पहला है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिख लीजिए पहले इसी के आगे। वे सीधी व सरल रेखाएं, सरल रेखाएं जो एक तल में स्थित होती है तथा दोनों दिशाओं में बढ़ाने पर आपस में कभी नहीं मिलती है, या दोनों रेखाओं के मध्य समान दूरी हो। समान दूरी, मध्य समान दूरी का मतलब समान ऊंचाई लिख दो, चाहे समान ऊंचाई लिख दो, यानी दोनों के बीच में जो दूरी है ना उसको ऊंचाई कहेंगे। समान ऊंचाई हो समांतर रेखाएं कहलाती है। अब यहाँ पे इसका चित्र बना के भी दिखा देना। जैसे इस तरह से एक समांतर रेखा लेंगे, इसका नाम ए बी लिख दो, और फिर इससे समान दूरी पर इसी तरह से दूसरी सी और डी, और यहाँ पे लिख देना ए बी समांतर है सी बी, ये समांतर रेखा का चिन्ह है। इस तरह से आप इसको परिभाषित करोगे। 2 नंबर पे है हमारे पास लंब रेखाएं।
2 नंबर है हमारे पास लंब रेखाएं। लंब रेखाएं यदि एक सरल रेखा पर दूसरी कोई सरल रेखा इस तरह से गिरे या इस तरह से प्रतिच्छेद करे, गिरे कि उनके द्वारा बनने वाले कोण समान हो और समान हो तो वे दोनों कोण 90 डिग्री की होंगी। साधारण भाषा में हम इससे कह सकते हैं कि एक सरल रेखा है, जैसे ये एक सरल रेखा है, इस पर कोई दूसरी एक रेखा ऐसे गिरे, इस तरह से गिरे कि ये 2 कोण बना रही है ना, इनको हम सरल रेखी कोण कहते हैं। सरल रेखी कोण दोनों समान बन जाएं, समान बनते ही ये दोनों 90 की होंगी। कारण सरल रेखी कोणों का योग होता है 180 में ये दोनों बराबर तो 90 हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब यही है कि दूसरी जो रेखा गिर रही है वो 90 डिग्री का कोण इस सरल रेखा पर बना लेती है, तो वो लंब रेखाएं होती है। इस तरह से ये हो जाएगा। इसका चित्र ये बना लेंगे हम, यहाँ पे A B C लिख देंगे, यहाँ पे आप 90 डिग्री का चिन्ह लगा दोगे दोनों तरफ। इस तरह से ये लंब रेखाएं होती है। तीसरा है हमारे पास रेखाखंड। रेखाखंड इसको उतार लें, यहाँ देख लीजिए तीसरे को, रेखाखंड 2 बिंदु को मिलाने वाली सरल रेखा रेखाखंड कहलाती है। इसकी लंबाई सीमित होती है, निश्चित होती है। जैसे यहाँ पे ये बिंदु A है और ये बिंदु B है, इन दोनों को हम मिला देंगे स्केल से, तो ये रेखाखंड कहलाता है। रेखाखंड कहलाता है। उसके बाद में अगला हमारे पास है वर्ग। चौथा है इसमें वर्ग की परिभाषा। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं व सभी कोण, सभी भुजाएं समान लिख लो पहले, सभी भुजाएं समान व प्रत्येक अंतःकोण समकोण हो। वर्ग कहलाता है। वर्ग के विकर्ण
समान व परस्पर लंब समद्विभाजित होते हैं। जैसे अब यहाँ पे आप आकृति बना लोगे एक वर्ग की, ए बी सी डी, ये बुझाएं इस तरह से बराबर दिखा दोगे। उसके बाद इसके विकर्ण खींच देना, ओ बिंदु प्रतिच्छेद, यहाँ पे 90 डिग्री का चिन्ह लगा दोगे इस तरह से, यानी कि इसके विकर्ण बराबर होते हैं और साथ में यहाँ पे 90 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये हमारे पास वर्ग की परिभाषा होगी। उसके बाद में तीसरा सवाल देखते हैं। दूसरा कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे सवाल नंबर 3 को देखिए। नीचे दी गई दो अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। पहला है, देखो तीसरा सवाल है, दो अभिधारणाएं दी हुई है, इन पर विचार करना है आपको। दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित होता है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक कथन है, दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के मध्य स्थित होता है। दूसरा कथन दिया है इसमें, यहाँ कम से कम ऐसे तीन बिंदु विद्यमान है कि वे एक सरल रेखा पर स्थित नहीं। अब नीचे इन दोनों कथनों की सहायता से देखो सवाल में दिया गया है कि क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है। तो अपरिभाषित शब्द यदि आपको दिखाई दे रहा है तो उसको आप परिभाषित करोगे। जैसे बिंदु है तो बिंदु की परिभाषा दे दोगे आप। मैंने आपको लिखा दिया है परिभाषा में, वो परिभाषा आप यहाँ दे दोगे। इसी तरह से जैसे रेखा, सरल रेखा, तो सरल रेखा लिख देना। सरल रेखा की भी आप लोग इसमें परिभाषा लिख दोगे। पहला काम तो ये हो जाएगा कि इनमें कोई अपरिभाषित शब्द है उसको परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि इसको परिभाषित करने की आवश्यकता है, तो ये मैंने आपको पीछे लिखा दिया है, उनमें से देखकर यहाँ लिख दोगे। इसका हल हो रही है। अब आगे देखो क्या पूछा गया इसमें, क्या ये अभिधारणाएं यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती है। तो ये दोनों ही अभिधारणाएं यूक्लिड की अभिधारणा से प्राप्त नहीं हुई है। सबसे पहले आप इसका चित्र बना दो। जैसे आकृति 1 के लिए दो भिन्न बिंदु, तो एक बिंदु ये है और दूसरा बिंदु बी है। इन दोनों के मध्य में सी बिंदु इस तरह से दिखा दो। ये इसकी आकृति बना देना। और दूसरे के लिए हमें क्या करना है, एक
यहाँ कम से कम 3 बिंदु होने चाहिए। उसके बाद 3 बिंदु 3 ही इसमें है, लेकिन ये सी इसके मध्य में स्थित है, वे एक सरल रेखा पर नहीं होनी चाहिए। तो जैसे ए, बी और सी यहाँ ले लेते हैं, ए, बी और सी, ये तीनों बिंदु एक सरल रेखा पर स्थित नहीं। इस तरह से दोनों की आकृति बनाकर अंत में लिखना, ये दोनों खत्म है, यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त नहीं है। आपको यूक्लिड की अभिधारणाएं मैंने पीछे लिखा दी है, उनमें दोनों ही खतने नहीं है। इस तरह से ये हमारे तीसरा सवाल पूरा होता है। बाकी हम कल पढ़ते हैं।